हेलो, नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं फ्राइडे का खास प्रोग्राम साउथ एशिया पर नज़र सैयद अली मुश्तबा के साथ। सैयद अली मुश्तबा साहब पिछले कुछ हफ्तों से ज़रा अपने गांव में थे, मसरूफियत थी कुछ और इंटरनेट वगैरह की मुश्किलात थी, जिसकी वजह से कुछ हफ्तों से ये प्रोग्राम आप तक नहीं पहुंच रहा था। आपने कई लोगों ने याद भी दिलाया कि सैयद अली मुश्तबा साहब से बात का सिलसिला क्यों रुका हुआ है। बहरहाल अब फिर से शुरू हम कर रहे हैं। आज जो हम बात करेंगे सैयद अली मुश्तबा साहब से वो ये कि ये जो मक्का अकॉर्ड जो हुआ है अभी हाल ही में पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान, उसके बढ़ने की गुंजाइश के सिलसिले में अब तक कई खबरें आ चुकी हैं। आपको मालूम है कि मैं अब तक आपको बता चुका हूं कि ऐसा कोई इनविटेशन ईरान भी पहुंचा है। सरकारी तौर पर अभी उसे नहीं बताया गया है, लेकिन उधर आवाज आ रही है भारत के बिल्कुल पड़ोस से, बांग्लादेश से। वो भी मक्का अकॉर्ड में जाना चाहता है। क्या वो भारत के साथ ताल्लुकात और कमजोर होंगे? क्या है प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान जो बांग्लादेश के नए प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भारत का दौरा क्यों स्थगित कर दिया, क्यों नहीं आए? आखिर शेख हसीना वाला और मोदी वाला जो एंगल है, वो जो दोस्ती है, क्या वो दोस्ती यहाँ भी देश के लिए नुकसानदेह है? उस पर हम बात करेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान से कई खबरें हैं और ख़ुद सरकार में मौजूद मिनिस्टर्स ये कहने लगे हैं कि सरकार कुछ चीज़ों में, अंदरूनी कुछ मसाइल में फेल हो रही है, नाकाम हो रही है। उधर भारत और चीन के सीमा पर लद्दाख के आसपास बहुत ही अहम सरगर्मियां हैं, उस पर हम बात करेंगे। और भारत में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होने वाला है, उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। भारत ने मॉस्को और बीजिंग अपने सीनियर लोगों को भेजा है। क्या कुछ है, ये तमाम खबरों पर हम बात करेंगे। आखिर तक आप बने रहिए मीडिया स्टार वर्ल्ड के इस खास प्रोग्राम के साथ। सैयद अली मुश्तबा साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को। आपने वक्त दिया, फिर से हम इसको शुरुआत कर रहे हैं। क्या कुछ है ये जो बांग्लादेश से दो आवाजें आई और दोनों आवाजें ऐसा लग रहा है कि भारत के खिलाफ कुछ जा रहा है। तारिक रहमान भारत से नाराज हैं, आप शेख हसीना को वापस करो। उधर वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं मक्का अकॉर्ड में हम चले जाएंगे। आखिर क्या है? उधर पाकिस्तान के वहाँ शामिल होने पर ही भारत में चर्चाएं ऐसी हो रही हैं कि शायद ये मक्का अकॉर्ड भारत के लिए भी एक तरह से नुकसानदेह है। कैसे देख रहे हैं आप? जी जी, बहुत शुक्रिया काजमी साहब। मेरे सामाईन को आदाब, सत श्री अकाल और सलाम वालेकुम। मैं चेन्नई से आज मुखातिब हूँ आपके रूबरू। ये मैं कहना चाह रहा था कि जो मीडिया में जो सर्कुलेशन चल रही है, जो सरगर्मी चल रही है कि अब हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक नहीं कर सकता है, क्योंकि अब तो तीन का जोर है, सऊदी अरेबिया और टर्की का जोर है, और बल्कि चौथा तो चाइना, तो वो तो पाकिस्तान में ही बैठा हुआ है। तो मैं पहले मक्का अकॉर्ड के बारे में एक दो लाइन अपना जाती तजिया जो है वो मैं हम्म। आपके सामने और अपने सामईन के सामने रखना चाहता हूँ कि यहाँ जो है, यहाँ सेंसेशनलिज्म, मेरी नई किताब आ रही है, जर्नलिज्म, सेंसेशनलिज्म और नेशनलिज्म। ये हमारी नई किताब का मौजू है, और जब आएगी तो आएगी। तो यहाँ ये सेंसेशनलिज्म चल रहा है कि अब तो हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक नहीं कर सकता है, और इस तरह की बातें हो रही हैं। ऐसा कि हिंदुस्तान का पूरा जो है, मतलब अस्तित्व जो है वो पाकिस्तान के अटैक पर ही है, और पाकिस्तान का अस्तित्व जो है वो हिंदुस्तान को हराना है। ये सब वाहियात की चीजें हैं, जिसको तो कोई कोई सहाफी ने कहा था कि ये नॉइस है। आप नॉइस सुनते रहिए, जिसका कोई सर पैर नहीं है। मेरे हिसाब से ये अकॉर्ड जो है वो डेवलपमेंट के लिए बना हुआ है। आपस में एक दूसरे के अंदर जो है वो डेवलपमेंट करें, और हम और आप जो आवाम है वो यही चाहते हैं। हम जंग नहीं चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि हमारी जो है डेवलपमेंट हो। और बांग्लादेश के बारे में आप जो बात कर रहे हैं, तो बांग्लादेश तो आप जानते ही हैं कि कितना गरीब मुल्क है और कितनी उसको उसकी प्रॉब्लम्स है। ये जो डिफेंस और सैन्य, मतलब जो बात की का मतलब वो जो है भय जो है वो बताया जा रहा है इंडियन मीडिया में, इसमें कोई तथ्य नहीं है। तो ये मैं कहने के बाद आपसे ये कहना चाह रहा था कि देखिए, बांग्लादेश जो है वो चारों तरफ से, मतलब एक तरफ तो समंदर है, तो समंदर में भी भारत है, और बाकी उसके तीनों तरफ और भी भारत है।
तो उसकी तो बहुत पुरानी मंशा थी कि वो जो है अपने आप को फोर्टिफाई करे। वो न्यूक्लियर हथियार की भी बात कर रहा था कि हम न्यूक्लियर हथियार बनाएंगे, और तरह तरह की बातें हैं। तो अभी जो ये अकॉर्ड साइन हुआ है, इसमें उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है हुमायूं कबीर, वो ये चाह रहे हैं कि हमको किसी तरह से एंट्री मिल जाए। अब ये एंट्री मिलना जो है ये बड़ी आसान काम नहीं है। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम जो है मुस्लिम ममालिक है तो हम मक्का अकॉर्ड में चले जाएंगे। आपको मालूम होगा कि इजिप्ट को शामिल करने में सऊदी अरेबिया ने अड़ंगा लगा दिया, और सऊदी अरेबिया ने कहा कि नहीं साहब, इजिप्ट को नहीं नहीं लेंगे। तो अभी तो वो तीन जो मुल्क है, मतलब टर्की, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान, यही तक है। और जो बांग्लादेश की तरफ से जो खबर आ रही है, और इसके ऊपर तो अब वो ये कह रहे हैं कि नॉर्थ से पाकिस्तान घुस जाएगा और साउथ से जो है, मतलब ईस्ट से जो है वो बांग्लादेश घुस जाएगा, तो हिंदुस्तान का क्या होगा। इस तरह की सेंसेशनलिज्म जो जो हमारी मीडिया में चल रहे हैं, हम अपने सामीन को कहें कि वो संयम बरते, और जो खबर आ रही है उसको सुनते रहे हिंदुस्तानी। तो अब वो हमारे एक बहुत पुराने सहाफी थे, शायद आप उनको जानते होंगे, चंदन मित्रा साहब, बीजेपी के बड़े आइडियोलॉग थे। उन्होंने कहा था मुझसे ही कहा था, आप रूबरू कहा था कि ये जो मीडिया में अभी चल रहा है वो इंटरटेनमेंट चल रहा है, आप सुनते रहिए और मजे लेते रहिए। ये मीडिया जो है अब कोई सीरियसली लेने की जगह नहीं है। पहले जो अखबार हुए थे तो होते थे, उसको लोग पढ़ते थे और सीरियसली लेते थे कि भाई ये है। अब तो हर 2 मिनट में ये सोशल मीडिया वाले ने ये बना दिया, वो सोशल मीडिया वाले ने वो बना दिया, और हिंदुस्तान को एक डरावने का मतलब एक और इसका रिपरकर्शन ये हो रहा है ना कि अब हिंदुस्तान के मुसलमानों का इसके के ऊपर इसका रिपरकर्शन हो रहा है। इंडिया तो पाकिस्तान को जाके खरीद ले नहीं सकती है, हरा नहीं सकती है, बांग्लादेश को भी नहीं हरा सकती है, सऊदी अरेबिया तो बहुत दूर है, टर्की बहुत दूर है। तो उसका रिपरकर्शन जो इंडियन पब्लिक है, जो हिंदू पब्लिक है, वो मुसलमानों पे अपना जो है गुस्सा निकाल रही है। तो ये सब चीजें जो है वो समझने की है, और मुझे यही लगता है कि बड़ी अच्छी बात होगी कि अगर बांग्लादेश को शामिल कर लिया जाए, क्योंकि बांग्लादेश को जितनी डेवलपमेंट की जरूरत है उतना किसी और मुल्क की जरूरत नहीं है। बहुत छोटी सी जगह पे बहुत ज्यादा लोग जो है वहाँ वहाँ पनाह गुजीर हैं। तो मैं इस बात को बस एक खबर की तरह से लेता हूँ। इसके अंदर कोई विश्लेषण ऐसा नहीं है कि ऐसा होगा तो इतना हो जाएगा, इतने टैंक आ जाएंगे, इतने मिसाइल आ जाएंगे, इतने ड्रोन्स आ जाएंगे। ये इसका डेवलपमेंट का इशू है। रोड बन जाएंगे, अच्छे हॉस्पिटल्स बन जाएंगे, अच्छे स्कूल तामीर हो जाएंगे, ये सब इसका अकॉर्ड का इस चीज को जो है लोग लोग जो है इसके ऊपर नजरअंदाज कर रहे हैं। और वो आर्टिकल 5 ऑफ नेटो कि हमारे ऊपर अटैक होगा तो इन पर भी अटैक हो जाएगा, इसी की डंका बज रही है, उसके आगे कुछ नहीं देख रहे। अकॉर्ड जो होता है उसमें बड़े सारे बहुत सारे क्लॉजेज होते हैं, ये जी तो सिर्फ एक क्लॉज है उसका। जी तो मैं इस बात को मतलब इतना ही कहता हूँ, खबर है, खबर को सुनिए, मजे लीजिए, और कुछ नहीं। अच्छा, बांग्लादेश वैसे देखिए, किसी मुल्क का साइज छोटा होना वो उसकी कमी नहीं है। मैं इसे दूसरी तरह से भी देखता हूँ। अभी पिछले दिनों शायद आपकी नज़र से भी खबर गुजरी हो, बांग्लादेश का पर कैपिटा इनकम भारत से ज़्यादा है। उन्होंने अपने यहाँ कई चीज़ों में बड़ी तरक्की की है। ये तो एक उनकी एक प्रॉब्लम है कि कम जगह में ज़्यादा लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ की सरकार हमारी सरकार से बेहतर काम कर रही है। ये भी बहरहाल नज़र में रखना चाहिए। छोटे बड़े मुल्क का साइज कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अगर वहाँ सरकार कुछ बेहतर कर रही है तो मेरे ख्याल से उसका भी जिक्र हो। अच्छा, मैं दूसरी खबर की तरफ जाना चाहता हूँ। ये तारिक रहमान प्राइम मिनिस्टर आने वाले थे, उन्होंने एक शर्त लगा दी कि मेरे आने से पहले शेख हसीना को पहले आप भेज दीजिए। वो क्या कुछ है ये, वहाँ भी कुछ नाराजगी का कुछ और आगे बढ़ रहा है। और हमें याद रखना चाहिए कि जब से ये नई सरकार आई है तब से पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात बेहतर हो गए। जी जी, पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात तो बेहतर हो रहे हैं, वो एक अलग लेवल है। पाकिस्तान भी सॉवरेन मुल्क है, बांग्लादेश भी सॉवरेन मुल्क है, जिससे वो रिश्ते बनाए वो ज्यादा अच्छी बात है। लेकिन मैं इसके अंदर जो है तारिक रहमान की डोमेस्टिक पॉलिसी को एड्रेस करने के लिए ये मूव उन्होंने उठाया है। उनका उनकी तो जाहिर सी मंशा रही होगी कि वो दिल्ली जाए और दिल्ली में जाके बात करें, लेकिन उनकी आवाम भी उनके पीछे आ जाती है। तो उनको यही एक मुद्दा मिला है, जैसे इंडिया ने एक राग लगाया हुआ है कि टेररिज्म और बातचीत साथ नहीं चल सकती पाकिस्तान के साथ। जब तक क्या पाकिस्तान टेररिज्म करता रहेगा हम पाकिस्तान के साथ बात नहीं करेंगे, ये नरेंद्र मोदी का तथाकथित बयान है। अब इसके आड़ में वो एंटी पाकिस्तान के जो जो मोर्चा है वो खोले रहते हैं अपने लफ्जों के साथ। तो तारिक रहमान भी जो है
उनको भी बड़ा अच्छा हथकंडा मिल गया है कि हसीना वाजिद जो उनकी क्रिमिनल है, जो उनके यहाँ हिंदुस्तान ने उनको उनको जो है मतलब शरण दिया हुआ है, शरणार्थी बना के रखा हुआ है। तो इसके तरह से वो अपनी सियासत बना रहे हैं अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, कि हम नहीं जाएंगे। वही बात हुई कि हम बात नहीं करेंगे जब तक हसीना वाजिद को आप भेजने दीजिए ना, हिंदुस्तान में कभी भेजेगा। और अगर झुकना होगा तो तारिक रहमान को ही झुकना होगा, ना कि मतलब हिंदुस्तान का तो कुछ जाने वाला है नहीं। तो ये जो मैं देख रहा हूँ वो ये एक जो है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को एड्रेस करने के लिए और उनके अवाम को खुश करने के लिए, कि जो गम और गुस्सा है हसीना वाजिद के अगेंस्ट में, वो तो यही चाहते हैं कि यहाँ आए, ट्रायल हो, इसको एग्जीक्यूट कर दिया जाए, फांसी हो जाए। ये एक पॉपुलर मंशा है वहां पे, जो लोग हैं जो जो कि शेख हसीना वाजिद के जो 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 डिक्टेटरशिप या उनके जो आतंक से, उनके रूल से जो है, तो मुझे इसमें यही लग रहा है कि तारिक रहमान जो है इसको भुना रहे हैं अपने डोमेस्टिक पोजीशन को, क्योंकि आपको मालूम है कि बांग्लादेश में 1,000 प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम मतलब कहाँ से शुरू होती है? रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, सड़क, एम्प्लॉयमेंट, ये सब चीजें तो धरी की धरी हैं। चाहे हसीना वाजिद रहे, चाहे कोई भी रहे, तारिक रहमान को भी उसी को फेस करना पड़ता है। तो तारिक रहमान जो है वो इसका सहारा लेकर के अपनी गद्दी को मजबूत करने बैठे हुए हैं कि साहब चलिए मतलब न राधा राधा को नौमत की होगी, न राधा नाचेगी। यही 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 किस्सा है उसका। अच्छा जी। अच्छा, आपको आपको उस खबर पर कितना यकीन है? पिछले दिनों शेख हसीना दिल्ली में कुछ मीडिया से उन्होंने बात की थी और उन्होंने कुछ इंडिकेट किया था कि इस साल के आखिर तक वो वापस चली जाएंगी बांग्लादेश। क्या उस खबर पे आपको यकीन है या उसका भी कोई कुछ और मकसद था? क्या था वो? देखिए, ये इस खबर पे तो कोई आदमी यकीन कर ही नहीं सकता है, क्योंकि जो हालात है बांग्लादेश के अभी, वहाँ शेख हसीना का जाना अपनी जान को मतलब ये है कि आप शेर के नरगे में आप खुद अपने आप को डाल रहे हैं। तो वो तो उन्होंने अपने आप को रेलेवेंट बनाने के लिए, पॉलिटिकली रेलेवेंट बनाने के लिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया ने उनको प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। इंडिया हमेशा यही रणधीर जायसवाल कहते कि हमको कोई मतलब नहीं है, हमको कोई नहीं जानते हैं। यहाँ तो कहने का मतलब है कि जरा सा भी आप चूं चा भी करेंगे तो वो जो है सारे सारे कंट्री को मालूम होगा, और सारे कंट्री। मैं एग्जांपल दे देता हूँ। अभी एक मूवी आई थी अभी हाल में ही, सतलज जिसका नाम था, जो कि पंजाब के टेररिज्म को के ऊपर थी। इंडिया ने तो बैन कर ही दिया, यहाँ तक कि वर्ल्ड ओवर जो है उसने ओटीटी पे भी बैन कर दिया। नहीं। और उसके जो जो मेकर्स थे वो कह रहे थे कि ये कहाँ की वो, हालांकि उसकी पायरेसी कॉपी पूरी दुनिया में जो है वो रोडों पे चला रहे थे वो लोग, मतलब मुझे मालूम है काफी वेस्टर्न कंट्रीज में और अदर कंट्रीज में वो रोड पे उन्होंने शो लगा दिया था उसका। तो मेरा ये कहना है कि शेख हसीना वाजिद को जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शय नहीं है और उसकी इजाजत नहीं है कि वो बोल नहीं सकती है, तब तक वो कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है? हम्म। और इससे हिंदुस्तान कैसे अपने आप को अलग कर सकता है कि आपके यहाँ शरणार्थी हैं, वो एज अ रिफ्यूजी बन के आई हैं। क्या उनको राइट है कि वो कुछ भी जो है वो बोल सके? वो चुपचाप अपनी जान की अमान पाए, और जहां भी उनको नजरबंद किया है या कैद किया है वो अपना आराम से रहे। तो यही इसका जवाब है जी। ये उसका उस पर किसी को यकीन नहीं है, आपको भी यकीन नहीं है कि वो बांग्लादेश वापस जाने का जो इरादा उन्होंने जाहिर किया था, अगर वो ऐसा होता भी तो शायद तारिक रहमान को उतना सख्त रुख अपनाना ना पड़ता। अच्छा, अब मैं चलना चाहता हूँ पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान में इमरान खान पिछले दिनों अस्पताल में थे और वहाँ की सरकार के अंदर से भी कुछ ऐसी आवाज़ें आ रही हैं। पाकिस्तान से क्या अहम खबरें? जी, पाकिस्तान की दो खबरें हम लोग अभी मतलब उसको डिस्कस कर सकते हैं। एक तो हाँ। इमरान खान की खबर है। हाँ। इमरान खान की खबर ये है कि वो उनकी हेल्थ जो है बहुत ज्यादा डिटोरिएट कर रही है, और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए। और जो हुक्मरान हैं वो सिक्योरिटी की वजह से उन्हें हॉस्पिटल नहीं शिफ्ट कर सकते, और पूरा हॉस्पिटल उठ करके जाहिर सी बात है कि जेल में नहीं आ सकता है। तो दुनिया का प्रेशर बना हुआ है। 22 कंट्रीज के जो कैप्टन्स हैं और क्रिकेटर्स हैं उन्होंने अपील किया है पाकिस्तान में। इंडिया में सुनील गावस्कर हैं और वेंग सरकार है, और उसके बाद कपिल देव है, इन लोगों ने अपील किया है। लेकिन जो बात यह है कि अगर इमरान खान को निकाल देंगे वो बाहर,
तो शहबाज शरीफ तो गद्दी छोड़ देंगे। वो तो रुक नहीं सकते, क्योंकि इमरान खान जब बाहर आएगा तो जाहिर सी बात है कि वो सियासत करेगा। तो वो सियासत दो लोगों के अगेंस्ट में करेगा, एक तो आसिफ मुनीर के अगेंस्ट में करेगा, एक तो शहबाज शरीफ के अगेंस्ट में करेगा, जो कि इन लोगों को टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात यह है, उनका हेल्थ कंडीशन बहुत ही, और पब्लिक ओपिनियन दुनिया की बन रही है कि हेल्थ कंडीशन को जो है वो एड्रेस कीजिए। तो अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने शायद मतलब यह है कि ऑर्डर दिया है कि उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए। और वो उनको एक बार ले भी गया था, कोई शिफा हॉस्पिटल का उन्होंने नाम लिया था और कहीं और ले गए थे, 1-1.5 घंटा वहां रखा, फिर लेके आ गए। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान की सेहत जो है वो बहुत तेजी से गिर रही है। और मुझे लग रहा है यही कि इमरान खान जो है, उन्हें अब किसी तरह से हालात से समझौता कर लेना चाहिए, मेरा अपना ख्याल है। नहीं तो उनके जान पे भी आ सकती है। ये उनके बेटे कासिम ने भी कहा है कि वो, उनकी अब ऐसी सेहत नहीं है कि जेल की अजियत को जो है वो बर्दाश्त कर सके। तो उन्हें जो है कोई ऐसी जगह पहुंचानी चाहिए जहां पे वो, मतलब ये है कि अपना जिंदगी का सफर आगे जारी कर सके। जी मुझे जी। बहुत ही अब अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अब 3 साल से ज्यादा हो गए इमरान खान को जेल में बंद हुए। हम्म। ये आज की बात नहीं है, ये तीन अरे साढ़े साहब तीन साल के लग। अरे साहब, इमरान खान का गुनाह भी तो इतना ही बड़ा था, अमेरिका को नाराज किया था साहब। पाकिस्तान का कोई सियासतदान अमेरिका के खिलाफ इतना महाज खोल दे, कैसे बाकी रह सकता है? ये तो हम 1947 से मुसलसल देखते रहे, और डेमोक्रेसी तो हमेशा कुचली गई है, फौज आ जाती है फौरन। तो उन्होंने पंगा भी तो अमेरिका से लिया था ना। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम बिल्कुल सही रहे हैं। पाकिस्तान को और इसराइल को अमेरिका ने बनाया है, और जब तक अमेरिका वजूद में रहेगा, ना पाकिस्तान मिटेगा ना इसराइल मिटेगा। ये ईरानियों को भी समझना चाहिए और हिंदुस्तानियों को भी समझना चाहिए। हम्म। हाँ, ये बहुत ही अहम, आपने इसको रुख थोड़ा सा दूसरा दे दिया। लेकिन ईरान में तो बाकायदा तैयारी है कि इस बार मौका मिला तो आर पार कर दें। आने वाला वक्त बताएगा क्या सूरत हाल बनेगी। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा चलना चाहता हूँ पाकिस्तान के अंदर के हालात पर। डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, हालांकि जिस खबर के सिलसिले में आपसे बात करनी है वो खबर बिल्कुल डिफरेंट है। ख्वाजा आसिफ वही शख्स हैं जो पिछले कुछ हफ्तों में इसराइल के खिलाफ बहुत सख्त बयान दे चुके हैं। और उधर मोहसिन नकवी जो उनके यहाँ होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने पाकिस्तान यानी अपनी ही सरकार की नाकामी की बातें की हैं। क्या कुछ सरकार में अंदर कुछ खलफिशार है? ऐसा आमतौर पर होता नहीं है, प्राइम मिनिस्टर कुछ और रुख हो और बाकी मिनिस्टर्स कुछ और करें, क्या है वो? देखिए, पहले इस खबर के जाने से पहले मैं हिंदुस्तान की मीडिया की तस्वीर आपको बता दूं हम्म। कि पीओके में जो खलफशार चल रहा है, डिससेटिस्फैक्शन चल रहा है, इसको हिंदुस्तानी मीडिया से ज्यादा कोई और उजागर नहीं कर सकता है। और वो हिंदुस्तानी मीडिया को अगर आप बिलीव करते हैं तो ऐसा लग रहा है कि पीओके जो है वो मतलब हाथ फैलाए बैठा हुआ है कि कैसे हिंदुस्तान उसको जो है अपने अपने यहाँ जम कर ले। तो ये हिंदुस्तानी मीडिया का ख्याल है। और ये इसको जो है डंका बजा रहे हैं ताकि जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंसी है उन्हें अच्छी लगती है ये बात कि पीओके हमारा हो जाएगा। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि जो खैबर पख्तूनख्वा जो प्रोविंस है, वहां भी काफी अनरेस्ट है, और बलूचिस्तान में भी अनरेस्ट है। तो अब बचा है उनका एक पंजाब और सिंध, यही दो बचे हैं सूबे। तो ये तो हकीकत है कि इन तीनों प्रोविंसेस में पाकिस्तान में हालात मतलब काबू में नहीं है। अगर हम कहना चाहते हैं, पाकिस्तानी कहते हैं कि हम तो काबू में आसिम मुनीर ने कहा कि क्या 1500 बलोची जो है पाकिस्तान को ले जाएंगे क्या? अभी पीछे जो है कुछ दिन पहले जो है, मतलब मेरे ख्याल में हफ्ते दिन या 10 दिन या 15 दिन के पहले, बलूचिस्तान ने अपना इंडिपेंडेंस डे मना लिया था और कह लिया था कि हम तो आजाद हो गए, और अमेरिका में कुछ उन्होंने फंक्शन वगैरह भी किया था। अब हिंदुस्तान में नगाड़े बज रहे थे उसके, क्या हिंदू बलूचिस्तान तो आजाद हो गया था। अब इसी तरह से मैं तो दोनों तरफ देखता हूँ ना। ये जूनागढ़ में कुछ हुआ था तो उसकी आजादी जो है पाकिस्तान ने जो है डिक्लेयर कर दी थी, और वहां नगाड़े बज रहे थे कि जूनागढ़ जो है हिंदुस्तान से आजाद हो गया। तो वही मैं कह रहा हूँ, बात की है एंटरटेनमेंट है, अब देखते रहिए। अब ये जो खलफशार जो अभी हुआ है पीओके में, इसकी भी वही डेवलपमेंट की बात है। मतलब यहाँ डेवलपमेंट नहीं है, दूसरी जगहों पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है। अभी मैं देख रहा था एक पार्लियामेंट में वहां पे पाकिस्तान के एक साहब जो है, जो भी जाहिर सी बात है कि एमपी हो गए, वो कह रहे
कि आप मुल्तान में क्यों सरमाया लगा रहे हैं, कराची में क्यों नहीं लगा रहे हैं, मुल्तान में लगाने से क्या होगा, हम तो यहाँ बैठे हैं कि हमारे जो है जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बन जाए। तो इस तरह की बातें वहां भी होती हैं। लेकिन जो जो सीरियस मैटर है वो ये है कि पाकिस्तान आज से नहीं, बहुत जमाने कदीम से पीओके को, जिसको हम लोग आजाद, वो लोग आजाद कश्मीर कहते हैं, हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, वहाँ डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं हो रहा और सारे फंड जो है वो कहीं और चले जाते हैं, सेंट्रल फंड। तो ये सब चीजें जो है लेकर के हिंदुस्तान में भी बार बार होता है। हमने देखा खालिस्तान का प्रॉब्लम, हमने देखा उल्फा का प्रॉब्लम, हमने देखा है मतलब नक्सलियों का प्रॉब्लम। तो ये तो हिंदुस्तान में जब हो रहा है तो पाकिस्तान में मुनादी मच रही है, अब पाकिस्तान में जो हो रहा है तो हिंदुस्तान में उसी का डंका बज रहा है। तो मेरा ये कहना है कि ये जो जो चीजें हो रही हैं ये हकीकत है। अब इसके ऊपर आ जाइए खबर के ऊपर, जो ख्वाजा आसिफ है उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, और ये जो है मोहसिन नकवी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं वो, और होम मिनिस्टर भी हैं वो, उन्होंने इस बात की का ये कहा कि साहब हिंदुस्तान पाकिस्तान में बहुत ज्यादा जो है अनरेस्ट है और इसके ऊपर जो है गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए। अब उनका इशारा यही था कि वो आसिम मुनीर को तो हटा नहीं सकते हैं, शहबाज शरीफ पे ही जो है मतलब वो अपना तंज कस रहे हैं या उनके ऊपर निशाना बना रहे हैं। अभी मैं एक पाकिस्तान का एक और खबर देख रहा था। अब एक नया वहां पे वो चल रहा है कि शहबाज शरीफ ने 5 शादियां की। अब इसके ऊपर डंका बजा रहे हैं वो कि उन्होंने गुनाह कर दिया है 5 शादी करने के बाद। तो इस तरह की बातें पाकिस्तान में बहुत आम है। और ये जो डिसेंटिंग वॉइस है वो शायद इस बात का संकेत दे रही है कि शहबाज शरीफ का नंबर आ गया है। अब इसके बाद किसको इसके साथ फजलुर रहमान भी वो तो कूद पड़े हैं इस चीज में। वो मौलाना फजलुर रहमान जो जो जमात इस्लामी के हेड है, उन्होंने यही राग लगाया है। अब किसकी क्या कैलकुलेशन है ये तो जब बात होगी, क्या शहबाज शरीफ हटेंगे, और वो हटेंगे तो कौन आएंगे, क्या ख्वाजा आसिफ आएंगे, क्या मोहसिन नकवी आएंगे, इनका तो हकीकत नहीं है। इमरान खान अगर आ गए तो जिसको पंजाबी में कहते हैं कि पासा पासा जो है उल्टा पड़ गया, तो वही 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 कहानी है। अब ये सब देखते रहिए, मतलब हम लोग तो जी जी तमाशबीन जी। है। हालात हालात जो बना है के फेस वो, जी जी, बना हालात के फेस फकीरों का गालिब, बना के फेस फकीरों का गालिब, तमाशा अहले करम देखते हैं। जी तो ये जी सब खबरें जो है वो देखते रहिए। जी जी। यानी आप खबरों को एक एंटरटेनमेंट का एंगल दे रहे हैं बीच बीच में, ये बहरहाल शायद वही बात है जो जो आपने बताया कि एक सीनियर जर्नलिस्ट ने कहा था कि ये एंटरटेनमेंट है। खैर, तो चीज़ें बहरहाल आती हैं, खबरें आती हैं, लोगों को तवज्जो देनी पड़ती है और उसका असर आने वाले वक्त की सियासत पर होता है। अच्छा, अब मैं चलना चाहता हूँ चाइना इंडिया बॉर्डर पर क्या कुछ हो रहा है। लद्दाख, कहते हैं कि चीन के वहाँ कुछ जंगी जहाज आ गए हमारे बिल्कुल बॉर्डर के नज़दीक, और वो एक बड़ी ज़मीन का हिस्सा चीन ने अपने कब्जे में ले लिया, जिसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी ने कह दिया था ना कोई आया है ना कोई कोई कब्जा किया है वगैरह वगैरह। क्या कुछ है अब, ये ताज़ा नया क्या है? ये ताज़ी खबर ये है कि जो जिनजियांग प्रोविंस है जो कि अक्साई चीन से लगा हुआ है, वहीं से जिनजियांग प्रोविंस जो है वो चाइना का भी प्रोविंस नहीं है। इसकी एक अलग खबर है, ये एक अलग हिस्ट्री है। वो तुर्कमेनिस्तान का खानक प्रोविंस हुआ करता था जिसको चाइना ने कब्जा कर लिया इलीगली, हम्म, उसी तरह से जिस तरह से तिब्बत को। हम्म, तो अब वो चाइना वहां बैठा हुआ है जैसे कश्मीर में बैठा हुआ है हिंदुस्तान और पाकिस्तान। तो अब उस इसमें नहीं जाना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि जिनजियांग प्रोविंस के अंदर एक होटान जगह है जहाँ पे चाइना जो है बहुत दिनों से एयर स्ट्रिप बना रहा है, जिसमें एक एयर स्ट्रिप उनका जो है वो चालू है और दूसरा पैरेलल स्ट्रिप अभी बन के तैयार हो चुका है। और खबर ये है कि इसके ऊपर उन्होंने 5th जनरेशन का J-20 तैयारा जो है वो 10 से ऊपर लाके खड़ा कर दिया। हम्म, और वो अक्सर चीन को गार्ड कर रहा है। अक्सर चीन जो है एक प्लेन इलाका है जहां से एक रोड जाती है जो कि तिब्बत को मिलाती है, और पूरे तिब्बत का कंट्रोल जो है उसी रोड पे है। और अक्सर चीन का हमारे अमित शाह ने कहा है कि हम उसको लेके आएंगे हम्म, और हम उसको मतलब सैन्य कार्रवाई के साथ जा करके आए। तो चाइना तो छोड़ेगा नहीं उसको, क्योंकि उसका लाइफ ब्लड है तिब्बत के लिए। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया है कि अब 10 या 12 जो है उन्होंने
मतलब हाईली फिफ्थ जनरेशन, जो कि इंडिया के पास कोई भी एक राफेल भी उसके उसके बराबर का नहीं है। इंडिया का जो हाईएस्ट मतलब जो होता है मतलब एयरफोर्स की शक्ति, वो राफेल में ही छिपी है, उसके आगे कुछ नहीं, वो उससे भी आगे। और ये भी बता दूं कि मिलिट्रली इंडिया जो है और चाइना में 30 साल का डिफरेंस है। हम्म, अब अमित शाह उसको कैसे कवर करेंगे या राजनाथ सिंह कैसे कवर करेंगे वो ही जानते हैं। जो हमारे जो रक्षा जो जो लोग बैठे हुए हैं कुर्सियों पे, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, इन सबके जो कुर्सियों पे बैठे हुए हैं उनको इसका जवाब नहीं है कि वो चाइना को कैसे रिप्लाई दे सकते। तो हम्म, ये एक बड़ी बड़ी खबर है। और ये लद्दाख फोकस्ड है, क्योंकि चाइना ने अब तो क्लेम डाल दिया है, पहले तो वो कुछ और था, लेकिन जब से ये यूनियन टेरिटरी इंडिया ने बना दिया है, अब चाइना कहने लगा। चाइना का तो वो है ना कि वो कहता है और आपको मानना है, नहीं मानेंगे तो वो मनवा लेगा आपसे। अब उसका कहना है कि तिब्बत जो है, ये लद्दाख जो है वो चाइना का भाग है, अटूट अंग है। अब इंडिया अरे कहता है सर, कि लद्दाख जो है देखिए एक 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 सवाल मेरे जहन में फौरन आया। क्या चाइना की आसानी के लिए लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी बनाया, क्या उसकी आसानी के लिए बना दिया क्या? ये क्या है? ये तो बहुत ही अहम एक एंगल है जो जहन में मेरे आया, उस पर जरूर आप बताएं कुछ, क्या है आपके जहन में? नहीं नहीं, देखिए, ये जो लद्दाख का मैटर है, पहले इसको आप समझ लीजिए कि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश ये पहले से ही जो है इसको मिनी तिब्बत कहते हैं, छोटा तिब्बत। हाँ। और जब अंग्रेज यहाँ थे तो सिर्फ अंग्रेज की सॉवरेनिटी थी इन 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 रीजन के ऊपर, लेकिन जो लोग वहां रह रहे थे और जो लोग कंट्रोल कर रहे थे उन लोगों को, वो चाइनीज ही लोग थे। और हम्म, चाइनीज लोग जो है वही वहाँ के जो है मोनेस्ट्री और इसमें उसमें बुद्धिस्ट वो भी है, बुद्धिस्ट ये भी है। और ये सब बैरन लैंड है यहाँ कुछ। अब अंग्रेज तो फायदे की बात करते थे ना कि अगर उनको कहीं उनसे इंटरेस्ट हो तो उसको काट करेंगे, वहां तो कुछ काट। अब इंडिया में क्या हुआ था कि जब से हम आजाद हुए थे तो तिब्बत जो है वो, लद्दाख जो है वो वो जम्मू एंड कश्मीर का टेरिटरी था। और जम्मू एंड कश्मीर में यही बात आती थी लद्दाखियों का कि सारे पैसे जो है ये श्रीनगर वाले खा जाते हैं, जम्मू को थोड़ा बहुत दे देते हैं और हमको तो बिल्कुल जीरो कर देते हैं। तो ये 19 में जब ये मतलब टेरिटरी बनी, जम्मू को और श्रीनगर को या कश्मीर वैली को मिला लिया, तो अब इंडिया ने लद्दाख को डेवलपमेंट के नाम पे उन्होंने जो है अलग कर दिया कि अब हम यहाँ बहुत डेवलपमेंट करेंगे। और वो क्या डेवलपमेंट करेंगे, ये तो सोनम वांगचुक ही जो है उनके जो अनशन हो रहे हैं और उनके वो हो रहे हैं। और वहां से एक एमपी आता है, वो भी अब बीजेपी से निकल गया है। तो मेरा ये कहना है कि इंडिया ने तो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार ली है। अब हम्म, चाइना को उसने मौका दे दिया है कि आप जो है इस पे क्लेम डालो, हम हम्म, इसको अब डिफेंड करेंगे। पहले ये तो कोई बात ही नहीं थी, पहले ये इशू ही नहीं था। वो तो पाकिस्तान से पीओके का इशू था, लद्दाख का तो कोई इशू ही नहीं था। लेकिन इंडिया ने 2015 के बाद, 2019 के बाद से, 5 अगस्त 2019 के बाद से लद्दाख को जब से यूनियन टेरिटरी दे दिया है, अब ये कहता है कि वो हमारा अटूट अंग है, उसके साथ हम उसका डेवलपमेंट नहीं करेंगे। और हम्म, डेवलपमेंट जो अभी हो रहा है आज के डेट में, वो सिर्फ बॉर्डर पे हो रहा है, चाइना को डिफेंड करने के लिए हो रहा है। वहां की हम्म, जनता जो लेह में रहती है और कारगिल में रहती है, वो तो अब मतलब ये है कि जैसे पहले थी वैसे अभी भी है, जो प्रॉब्लम हम्म, उनके पहले थे वो अभी भी है। जी 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 तो जी। ये चीजें को समझना बहुत जरूरी है कि इंडिया ने ये फ्रंट जो है जानबूझ के खोला हम्म, ताकि उसके सैनिक जो है वहां पे। एक मजेदार बात और कह दूं मैं आपके, जबकि ये बॉर्डर इश्यूज की बात हो रही है, कि सियाचिन ग्लेशियर पे 3 लोगों का कब्जा है, एक चाइना का कब्जा है, एक पाकिस्तान का कब्जा है, एक इंडिया का कब्जा है। तो इंडिया और पाकिस्तान तो मालूम नहीं कितने साल से जो है इतनी ऊंची। अब जो खबर आई है कि सियाचिन ग्लेशियर में पेट्रोल निकल गया है। ये अभी नहीं नहीं निकली है। अब क्या इंडिया वहां पेट्रोल खोजेगा? उसको तो हम्म, पेट्रोल की जरूरत है। तो अब हम्म, पाकिस्तान खोजेगा। तो ये सब खबरें चलती रहती हैं। लेकिन हमारे मुल्क के ऊपर इसका बहुत बड़ा असर होने वाला है बेशक कि भाई बेशक बेशक। पाकिस्तान, चाइना ने खोज लिया। उनके बिल्कुल। रिसर्च और टेक्नोलॉजी वाले इतने आगे हैं कि वो ग्लेशियर के अंदर उन्होंने पेट्रोल पेट्रोल ढूंढ लिया। जी जी। तो अच्छा ये चीजें जो है वो, मुस्तफा साहब हमारे पास वक्त कम रह गया है, और इसमें मुख्तसर जो एस जयशंकर मॉस्को गए पुतिन को इनवाइट करने के लिए और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात, और अजीत डोवल चाइना गए हैं
इस पर ब्रिक्स की तैयारी पर थोड़ा सा बता दीजिए, हमारे पास 4-5 मिनट हैं इसमें, अगर ये ब्रिक्स वाली बात हो जी जाए जी, तो। मैं जल्दी से बता देता हूँ। देखिए, जयशंकर गए थे और आप भी गए मॉस्को, वहाँ पुतिन साहब से मिले भी थे और उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है उनसे मिले थे। उनकी वाइड रेंजिंग टॉक है, ये आपको मालूम होना चाहिए कि वो उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है लारोव करके है, वो उनसे भी मुलाकात की थी। तो इंडिया की तो बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ इश्यूज पे उन्होंने बातचीत किया और खासकर मनवा लिया पुतिन साहब को दिल्ली आने के लिए, जो कि अगले महीने 12 और 13 को दिल्ली के अंदर वो समिट होने वाली है ब्रिक्स की। इसमें याद होगा कि अमेरिका ने बहुत अपोज किया था और फिर इसको जो है वो कहा था कि इसको बंद करो आप, लेकिन फिर भी इंडिया की जो डिप्लोमेसी है वो प्रिवेल हुई। और इसी तरह से अजीत डोभाल जो है वो पहुंचे हुए हैं मॉस्को। उनका ब्रीफ है कि बॉर्डर टेंशन को वो कम करें, उनको और कोई ब्रीफ नहीं था वो, क्योंकि स्पेशल इन्वॉय है इंडिया के बॉर्डर टेंशन को रिड्यूस करने के लिए चाइना के साथ। उन्होंने भी बहुत अपनी कोशिश की हुई है और उन्होंने वहाँ ही से बात की जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं। अब उसके बाद जो है उन्होंने मनवा लिया ली जीपिंग को कि वो भी जो है आए यहाँ पे। तो ये जो चीजें हैं, ये इंडिया जो है वो अपनी डिप्लोमेटिक कैपेबिलिटी, अपने सीनियर जो है उनके जो अफसरान है उनको जो है वहाँ भेज रही है उनको ब्रिक्स में लाने के लिए। अब ये एक नया मोर्चा जो खड़ा होगा, मुझे लग रहा है कि ये मक्का अकॉर्ड के बराबर ही होगा या उससे। अब क्या चाइना इंडिया को अरे साहब, सिक्योरिटी उसमें देगी उसमें उसमें तो मुश्तबा साहब, ब्रिक्स में तो भारत ने खुद पंक्चर किया हुआ है साहब। ब्रिक्स के एक मकसद में डॉलर को ख़त्म करना है। भारत ये कमिटमेंट नहीं करता कि हम डॉलर के खिलाफ आवाज़ उठा पाएंगे। अब तक 2 बार मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग हो चुकी है ब्रिक्स की, कोई एक जॉइंट स्टेटमेंट भी नहीं आ सका। तो हमारा तो हाल ये है कि हम चीन के साथ मिलकर के ब्रिक्स में हैं, चीन के खिलाफ हम क्वेड में हैं, हम कहाँ हैं हमें खुद मालूम नहीं है। तो ये ब्रिक्स की एक रोटेशनल चेयरमैनशिप है। अगर उस असल मकसद पर जिसमें ब्रिक्स बना था, जिस जो ईरान जो चाहता है, जो ब्रिक्स के खुद मुल्क चाहते हैं कि अमेरिका से आज़ाद हो, क्या, ये एक बड़ा सवाल है। आप अगर कंक्लूडिंग रिमार्क्स के तौर पर कुछ बता सकें, ये बड़ा सवाल है कि क्या भारत वाकई ब्रिक्स में उस हद तक एक्टिव होगा कि अमेरिका नाराज हो जाए। जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग इंतजार कर लें बिग ब्रिक्स समिट का और उसके ज्वाइंट डिक्लेरेशन का, कि मुझे जो नहीं लगता कि कोई ज्वाइंट डिक्लेरेशन दिल्ली समिट में होगा, क्योंकि अब बहुत ज्यादा देर नहीं है। मेरे ख्याल में 1 हफ्ते की बात है या 2 हफ्ते की बात है जब ब्रिक्स समिट होगा। तो ये जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ब्रिक्स एक बहुत इम्पोर्टेंट बॉडी है जो कि मतलब 1990 के आसपास, हाँ 1990 के बाद से शुरू हुई थी। इसमें 5 मुल्क हैं, ब्राजील और इंडिया और चाइना और साउथ अफ्रीका, ये ओरिजिनल मेंबर्स थे। अब इनके मेंबर्स जो है इंक्रीज हो गए हैं। अब ये इसमें सऊदी अरेबिया भी आ गया है, ईरान भी आ गया है और भी कुछ ममालिक अब 10 से ऊपर आ गए हैं। और एक साइड में ऐसा लग रहा था कि पूरा नॉन अलाइनमेंट उठ करके जो है वो ब्रिक्स में आ जाएगा, क्योंकि नॉन अलाइनमेंट का जो ग्लोबल साउथ का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया लीड कर रहा था। तो अब तो ग्लोबल साउथ भी नहीं रहा, नॉन अलाइनमेंट भी नहीं रहा। इंडिया जो है वो अमेरिका के खाने में है और के रशिया के इसमें है। तो मुझे ब्रिक्स के ऊपर के होने पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन ब्रिक्स के का जो मंशा है या एंटी अमेरिका, क्या वो पूरा होगा, क्या भारत में उसका डिक्लेरेशन होगा, और बहुत सारी चीजें हैं जो कि एक मतलब ये एक बड़ा क्वेश्चन सवाल है मार्क है। जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है। आने वाला वक्त बताएगा, अभी वक्त दूर नहीं है, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। क्या कुछ होगा ब्रिक्स सम्मेलन में, वो बहुत डिपेंड करेगा आने वाला जो वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, जो वेस्ट एशिया की जंग के नतीजे में, उसमें क्या वो अमेरिका के खिलाफ कोई मददगार रोल करेगा या अमेरिका को मजबूत करेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अली मुश्तबा साहब। मैं अपने दर्शकों से कहूँगा, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।